हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कोशिका विभाजन के बारे में जानकारी देंगे। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो तरीके से होता है। पहला है माइटोटिक सेल डिवीज़न और दूसरा है मेयोटिक सेल डिवीज़न। तो माइटोटिक सेल डिवीज़न को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग समसूत्री विभाजन को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक है इंटरफेज, पहला है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। इस अवस्था में इंटरफेज पहले बताएंगे। इस अवस्था में कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है। इसको पुनः इंटरफेज को तीन भाग में बांट दिया गया है: G1 फेज, S फेज, G2 फेज। सबसे पहले हम G1 फेज के बारे में बताएंगे। G1 फेज में आरएनए, प्रोटीन एवं कुछ एंजाइम का संश्लेषण होता है। पूरे कोशिका विभाजन चक्र का लगभग 30 से 40% समय G1 फेज में लगता है। इंटरफेज की दूसरी प्रवस्था है यस प्रवस्था। इसको हम फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस भी कहते हैं। फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि इस प्रवस्था में डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, गुणसूत्र लंबाई में विभाजित होकर के दो अर्ध गुणसूत्रों में बढ़ जाता है। इसमें कोशिका विभाजन चक्र का लगभग 30 से 50% का समय लगता है। इंटरफेज की तीसरी प्रवस्था है G2 प्रवस्था। इस प्रवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इस प्रवस्था में कोशिका विभाजन का कुल 10 से 20% का समय लगता है। अब है M फेज। इसमें कोशिका विभाजित होती है। इस प्रवस्था में कोशिका विभाजन चक्र का लगभग 5 से 10% का समय लगता है। एम फेज को 4 प्रमुख प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो एम फेज को 4 प्रवस्था में बांटा गया है। फिर से उसका नाम लेंगे: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखिए, सबसे पहले प्रोफेज। इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल यानी क्रोमैटिन रेटिकुलम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और संघनित होकर गुण हो जाता है। तब इसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 अर्ध गुणसूत्रों से यानी क्रोमैटिड से बना होता है। एक गुणसूत्र जो है 2 क्रोमैटिड से बना होता है और अर्ध गुणसूत्र जो है आपस में सेंट्रोमियर पर परस्पर जुड़ा रहता है और गुणसूत्रों पर क्रोमोमियर स्थित होते हैं। क्रोमोमियर्स पर आनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली रचना जैसे जीन्स स्थित होती है, पाई जाती है। और इस प्रवस्था में केंद्रक कला और न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका कहते हैं, समाप्त हो जाती है और केंद्रकीय तर्क यानी न्यूक्लियर स्पिंडल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है?
गुणसूत्र जो है कोशिका की मध्य रेखा पर एकत्र होने लगते हैं। इक्वेटर उसको कहता है, जब मध्य में यानी बीचों बीच आ जाते हैं गुणसूत्र, एकत्र होते हैं और केंद्र की तर्क बन जाता है। इसके दोनों सिरों पर ध्रुव स्थित होते हैं। केंद्र की तर्क में दो प्रकार के तंतु होते हैं। पहला है एक सहारा देने वाला तंतु होता है, सपोर्टिंग कहते हैं। एक टेक्टाइल तंतु होता है। सहारा देने वाले तंतु जो है एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला होता है, यानी सपोर्टिंग वाला पहले एक पोल से दूसरे पोल तक फैला होता है। जबकि टेक्टाइल तंतु जो है गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है, यानी गुणसूत्रों से वो जुड़ा रहता है। टेक्टाइल वाला फाइबर जो है वो गुणसूत्र से जुड़ा रहता है, उसके सेंट्रोमियर वाले पोर्शन से जुड़ा रहता है। कुछ समय बाद सेंट्रोमियर दो भाग में बढ़ जाता है। तो प्रत्येक क्रोमैटिड जो है, क्रोमैटिड से एक सेंट्रोमियर लगा रहता है। इसके बाद आता है एनाफेज। टेक्टाइल तंतुओं के सिकुड़ने से गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र के जो अर्धगुणसूत्र हैं विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं, यानी विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। ये तो एनाफेज में होता है कि जो विपरीत ध्रुव की ओर क्रोमैटिड बढ़ने लगते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिड के समूह विपरीत ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं, यानी पहुंच जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं और उनके चारों तरफ केंद्रक कला और का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका पुनः बन जाती है और तर्क जो हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है, या उनको कह सकते हैं दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं, यानी एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और इसको पूरे को शॉर्टकट में हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। कैरियोकाइनेसिस यानी इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ है। अभी पूर्णतः कोशिका विभाजित नहीं हुई है। अब एक स्टेप है उसी में, देखिए साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो है पादप कोशिका में कुछ अलग तरीके से होता है, जंतु कोशिका में कुछ अलग तरीके से होता है। पहले पादप कोशिका बताएंगे। पादप कोशिका की मध्य रेखा पर मध्य पटलिका बन जाती है। मध्य पटलिका को मिडिल लेमला कहा जाता है। मध्य पटलिका के ऊपर सेलुलोज की भित्ति बन जाती है, सेलवाल जिसको कहते हो। इसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जंतु कोशिकाओं में पुत्री केंद्रकों के मध्य में साइटोकाइनेसिस जो है ये इनवाइजिनेशन या अंतर्बलन के कारण होता है, यानी इसमें मध्य पटलिका मिडिल लेमिला नहीं बनती है। तो यहाँ मिडिल लेमिला नहीं बनेगी। जंतु कोशिका के जब साइटोकाइनेसिस होगा इसमें अंतर्बलन इनवाइजिनेशन होता है, उसके कारण बनती है। धन्यवाद। इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ। इसकी खोज याद रखना फ्लेमिंग ने किया था सर्वप्रथम।